नमस्कार। आज के इस व्याख्यान के बारे में मैं क्रॉस पोलिनेशन, इसकी एक विधि है एंटोमोफिली, यानी कीट पतंगों के द्वारा पर परागण के बारे में बताने का प्रयास करूंगा। अगर अपन एंजियोस्पर्म की बात करते हैं तो अधिकांश एंजियोस्पर्म सामान्यतः परागण के लिए कीट पतंगों पर और इंसेक्ट्स पर आश्रित रहते हैं, क्योंकि इनके बीच में एक इंटर रिलेशनशिप है। अपन जानते हैं, देखते हैं पर्यावरण में कि एक पुष्प पे जो कीट बैठता है वो कुछ समय पश्चात जाके दूसरे पुष्प पे बैठता है, तो इस प्रक्रिया में वो अपने साथ एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प तक जाने अनजाने में पहुंचा देता है। ये कीट क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि कीट है वो अपने भोजन के लिए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर आते जाते रहते हैं, और इसके कारण ये जो पौधों के लिए एक उपयोगी क्रिया है वो संपन्न करने में सफल रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, कुछ पुष्प है वो बहुत चमकीले रंग के होते हैं। कुछ पुष्प के पास से निकलते हैं तो अपने को एक बहुत अच्छी सी खुशबू आती है। तो ये पुष्पों का रंग, उनकी चमक और उनकी ये खुशबू इन कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है उनके भोजन के लिए। लेकिन दूसरी साइड में आपने ऐसे भी देखा होगा कि कुछ पुष्प बहुत ही छोटे होते हैं, लेकिन उनका जो पुष्प क्रम है वो विशेष प्रकार की रचना में रूपांतरित हो जाता है। जैसे हाइपेंथोडियम है और मुंडक है, जिसे अपन कैपिटुलम भी कहते हैं, सूरजमुखी में पाया जाता है। चित्र में भी वही प्रदर्शित किया हुआ है। तो इस तरह के जो पुष्प हैं वो संग्रहित होकर एक विशेष प्रकार के पुष्प क्रम का निर्माण करते हैं। वो भी कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो ये कीट पतंगों के द्वारा होने वाली जो परागण की क्रियाएं हैं, इनको विशेष श्रेणियों में विभक्त किया गया है और उन्हें मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इन्हें 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। एक तो है लीवर मैकेनिज्म के द्वारा, ये साल्विया पादप में पाई जाती है और बहुत ही अडेप्टिव मैकेनिज्म है पोलिनेशन की, इसको अपन देख सकते हैं। दूसरी है ट्रैप मैकेनिज्म, यानी पुष्प है वो उसमें ट्रैप हो जाते हैं। पुष्प में जो इंसेक्ट है वो ट्रैप हो जाते हैं और वहां से निकलने के पश्चात जो उनके शरीर पे परागकण चिपकते हैं वो दूसरे पुष्प तक पहुंचाने में काम करते हैं। और तीसरी है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लाइफ साइकिल। जो मैंने तीसरे तरह के पुष्प बताए थे कि जो पुष्प छोटे होते हैं लेकिन विशेष प्रकार के पुष्प क्रम में रूपांतरित हो जाते हैं, हाइपेंथोडियम उसका उदाहरण है। तो उनमें इंटरडिपेंडेंस होती है लाइफ साइकिल से, क्योंकि कीट पतंगों की लाइफ साइकिल भी उस पुष्प में संपूर्ण होती है, पुष्प क्रम में संपूर्ण होती है, और ये जाने अनजाने में उन पुष्पों का परागण भी करते हैं। तो दोनों का जीवन चक्र एक दूसरे पे आश्रित है, इसलिए इसे थर्ड कैटेगरी में लिया, इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले लीवर मैकेनिज्म के द्वारा, यहां आप देख रहे हैं साल्विया जो पादप है इसमें ये मुख्य रूप से पाई जाती है, और इसमें ये रिमार्केबल अडेप्टेशन है साल्विया में पर परागण के लिए। इसका आकार ही उसी तरह का है कि ये इंसेक्ट से पोलिनेट करता है, इंसेक्ट के द्वारा पोलिनेट होता है। तो किस प्रकार होता है, आप यहां ये चित्र में देख रहे हैं कि ये साल्विया का पुष्प है और जिसका उदग्र काट का चित्र है। इसमें भाग होते हैं, स्टेराइल एंथरलोब होते हैं और एक फर्टाइल एंथरलोब होते हैं, और अपर लिप और लोअर लिप होते हैं। स्टिग्मा भी पाया जाता है। ये सारी की सारी जो पुष्पीय भाग है इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि ये एक मुख का रूप लगता है अपने को। और जब कोई
कीट पतंगा आके लोअर लिप पे बैठता है तो इसकी जो स्टिग्मा है वो उसके पंखों पे और पीठ वाले भाग पे चिपक जाती है। अगर इस इंसेक्ट के कहीं से भी परागकण चिपके हुए हैं तो ये परागित या पोलिनेट कर सकता है। जैसे यहां पे ये बताया गया है कि ये एंथर है, फर्टाइल एंथर दूसरे चित्र में, और ये फर्टाइल एंथर वाले पुष्प पे जब आके इंसेक्ट बैठता है तो ये एंथर वाला भाग है वो इसके पीठ के चिपक जाता है इस प्रकार यहां पे, और पीठ के चिपकने के बाद में यही जब इंसेक्ट किसी दूसरे पुष्प से नेक्टर ग्रहण करने के लिए जाता है तो वहां पे जो स्टिग्मा है वो वाला भाग इसकी पीठ पे चिपकता है। इस तरह से यहां पे जो परागकण इसकी पीठ पे गिरे थे वो परागकण यहां आके और स्टिग्मा पे चिपक गए। इस तरह से ये जाने अनजाने में या अपने भोजन की व्यवस्था करते समय कुछ ऐसे कार्य कर देता है जो पुष्पों के लिए, पौधों के लिए हितकर है। इसे कहते हैं परागकण की क्रिया, क्योंकि परागकण की क्रिया के बिना निषेचन नहीं होता और निषेचन के बिना फल नहीं बनता। तो ये पौधों के लिए और अपने लिए, सबके लिए ही ये एक हितकारी प्रक्रिया है। तो इस तरह के क्रिया विधि को या इस तरह की प्रक्रिया है उसे लीवर मैकेनिज्म कहा जाता है। लीवर मैकेनिज्म यानी पुष्प के बैठते ही एंथर लोब उसके चिपकेंगे। अगर फर्टाइल एंथर वाले पुष्प पे जाके बैठता है तो दूसरे पुष्प पे जाके बैठेगा जहां पे स्टिग्मा उसके पीठ पे चिपकता है। तो पहले वाले जो परागकण उसके पीठ पे चिपके थे वो स्टिग्मा के ऊपर चिपकने से ये एक परागकण की क्रिया संपन्न होती है। ये साल्विया इसका उदाहरण है। और ये आपके परीक्षा में भी पूछ लेते हैं कि पर परागकण की क्रिया, कीटों के द्वारा होने वाली पर परागकण की क्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसको आप आसानी से ड्रॉ करके और इसको समझा सकते हैं, क्योंकि चित्र में सौते एक्सप्लेन करने लायक स्थिति है। तो आप इन चित्रों को ढंग से समझिएगा और नोट्स भी बनाइएगा ताकि आप इसे परीक्षा के काल में समझा सकें। दूसरी है ट्रैप मैकेनिज्म, और ट्रैप मैकेनिज्म है ये अरिस्टोलोकिया नामक एक प्लांट है उसमें पाई जाती है। अरिस्टोलोकिया में जो कोरोला ट्यूब है वो बहुत लंबी होती है और इस कोरोला ट्यूब में हेयर्स भी पाए जाते हैं जो नीचे की तरफ झुके रहते हैं। जब कोई भी इंसेक्ट इसकी कलर को और इसके द्वारा निकली हुई गंध को सूंघ कर इस पुष्प पे आता है और बैठता है तो ये स्लिपरी होने के कारण, चिकनी होने के कारण इंसेक्ट अंदर चला जाता है, छोटा छोटा इंसेक्ट, और वो अंदर जाके और नेक्टर ग्रहण करते वक्त परागकण भी अपने ऊपर चिपका लेता है। और जब ये इसके ऊपर चिपके हुए, बॉडी के ऊपर चिपके हुए हैं परागकण, वो दूसरे पुष्प पे ट्रांसमिट होते हैं। ये जब जाते हैं तो इनके साथ साथ तो ये परागकण की क्रिया संपन्न कराने में सफल रहते हैं। इस विधि को ट्रैप मैकेनिज्म कहा जाता है, क्योंकि इंसेक्ट कुछ समय के लिए पुष्प के जो आकार प्रकार और उसकी जो विशेषताएं हैं उनके कारण इसमें ट्रैप होकर रहते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लाइफ साइकिल है, और ये फाइकस केरी का यानी अपना जो बरगद है, पीपल है, इस कुल के पादपों में देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि इनके जो फ्रूट है कुछ में एडिबल है, खाने योग्य है, और कुछ में नॉन एडिबल है। तो एडिबल और नॉन एडिबल दोनों तरह के फ्रूट्स जो बनते हैं, क्योंकि इसमें जो ये पुष्प है बहुत छोटे होते हैं, जैसा कि मैंने प्रारंभ में बताया था, और छोटे होने के कारण ये पुष्प एक विशिष्ट प्रकार की रचना में लगे रहते हैं जिसे पुष्पक्रम कहते हैं। और इस प्रकार के पुष्पक्रम को हाइफेंथोडियम कहते हैं।
ये केवल ऊपर का जो ओस्टियोल है वहां से खुला रहता है, बाकी का पूरा ढका रहता है। गेंद के नुमा संरचना में, कोनिकल फ्लास्क के रूप संरचना में पाए जाते हैं। और इनमें जो पुष्प लगे रहते हैं उनका भी एक विन्यास है कि सबसे बाहर स्टेमिनेट यानी नर पुष्प लगे रहते हैं, बीच में पिस्टिलेट यानी मादा पुष्प लगे रहते हैं। यहां पे ये साइड में बता रखा है, नर पुष्प और मादा पुष्प आपको दिखाई दे रहा है, बी वाला, ए बी सी डी, ये तो पूरा पुष्प क्रम है। बी में नर पुष्प है ये, सी में पिस्टिलेट यानी मादा पुष्प है, और डी में एबॉर्टिव टाइप के जो पिस्टिलेट पुष्प है। तो ये विन्यास भी इनमें निश्चित रहता है। और यह है एक वाष्प होता है जिसे ब्लास्टोफेगा कहते हैं, उसके कारण इन पादपों में पर परागण की क्रिया संपन्न होती है। और जैसा कि मैंने बताया, फिग ट्री है, दो तरह के होते हैं, एडिबल फ्रूट्स होते हैं, दूसरे में हार्ड और छोटे नॉन एडिबल होते हैं। जैसे पीपल में आपने देखा होगा, नॉन एडिबल है लेकिन हार्ड है, छोटे होते हैं। तो इनमें क्या है कि इंसेक्ट एक देता है, वहां पे ये लार्वी बनते हैं, और लार्वी पूर्ण रूप से इंसेक्ट बन के जब इनसे बाहर निकलते हैं, तो जो इनके माउथ यानी जो ओस्टियोल है उसके पास जो स्टेमिनेट पुष्प है, उनके पुंकेसर इनके शरीर पे चिपक जाते हैं। और जब ये किसी दूसरे पुष्प क्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां पे जाकर ये अंडे देने से पहले, क्योंकि मादा इंसेक्ट बचते हैं, तो वहां पे अंडे देने से पहले उस पुष्प में जो पिस्टिलेट फ्लावर है उनको पोलिनेशन कर देते हैं। तो इस तरह से फाइकस के जीवन चक्र की, क्योंकि जीवन चक्र में बीज बनना अंतिम पड़ाव है पेड़ पौधों में, और उसी तरह से इनमें इंसेक्ट में अंडे देकर पूर्ण विकसित इंसेक्ट बनना उनका जीवन चक्र की प्रक्रिया है। तो दोनों में इंटरडिपेंडेंस होती है जीवन चक्र को पूरा करने के लिए। तो ये प्राकृतिक रूप से एक प्रकार का अडप्टेशन है जो भिन्न भिन्न प्रकार के पौधों और इंसेक्ट्स के बीच में देखा गया है। इस तरह से आज के इस व्याख्यान के माध्यम से मैंने आपको एंटेमोफिली की 3 प्रक्रियाएं, पहली ट्रैप मैकेनिज्म, पहली लीवर मैकेनिज्म, दूसरी ट्रैप मैकेनिज्म, और तीसरी इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लाइफ साइकिल्स को समझाने का प्रयास किया। ये चित्र हैं, इनके सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, तो आप इनके माध्यम से इन्हें पढ़िएगा और जो मैंने बताया है उसके नोट्स भी बनाइएगा किताबों की सहायता से। तब तक के लिए, कोरोना काल है, तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन पढ़ते रहिए। एक और प्रक्रिया चुनाव आयोग चला रहा है, ELC क्लब है अपने महाविद्यालय में। तो ELC क्लब के माध्यम से जो भी स्टूडेंट है वो अभी तक 18 साल का हो गया है अभी, और अपना वोटर लिस्ट में नाम नहीं लिखा पाया है, तो 20 तारीख को विशेष कैंप लगे हुए हैं आपके निकटतम पोलिंग बूथ पर। तो वहां जाके अपना नाम इलेक्टोरल लिस्ट में जुड़वाएं और देश का जो लोकतंत्र है उसको मजबूत करने के लिए मताधिकार का प्रयोग आने वाले चुनावों में करें। ऐसी अपेक्षा इलेक्शन कमीशन की है और सरकारों की भी है, तो इनमें भी हमारी भागीदारी रहनी चाहिए। तो 20 तारीख को अपने निकटतम जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे BLO साहब बैठे रहते हैं, उनसे जाकर जो 18 साल का स्टूडेंट हो गया है वो अपना नाम जुड़वाने का प्रक्रिया प्रारंभ करें और आने वाले चुनावों में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए मताधिकार का भी प्रयोग करें। धन्यवाद।